नौ रत्नों की टोपी का वो असल हकदार था। रगों में खून देश का था, नाम उसका तात्या था। देश के लिए जीता था, दुश्मन के आगे न झुकता था। लाल कमल और रोटी के प्रतीक को उसने अपनाया था। नानी नानी, ये आपके हाथ में क्या गुलाब का फूल है? नहीं बेटा, ये तो कमल का फूल है, और कमल हमेशा कीचड़ में ही खिलता है बेटा। नानी, कमल किस रंग का होता है? आपने ये कौन सी कविता सुनाई थी? बेटा, ज़्यादातर कमल सफ़ेद रंग का होता है, कभी कभी गुलाबी, हल्का पीला भी होता है। नानी, लेकिन आप तो लाल कमल बोल रही है ना? हाँ बेटा, कमल लाल रंग का नहीं पाया जाता, लेकिन बेटा प्रथम स्वाधीनता संग्राम के समय लाल कमल एक प्रतीक चिन्ह बनाया गया था। नानी, कैसे? तब क्या होता था लाल कमल से? बताओ ना नानी। हाँ बेटा, बताती हूँ। आज तुमको 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दो प्रतीक चिन्ह लाल कमल और रोटी क्या हुआ करते थे, उनका क्या रहस्य था, आज बेटा तुम्हें वही कहानी सुनाती हूँ। नानी, रोटी भी थी? हाँ बेटा, रोटी भी। ये बात है 1857 की क्रांति के दिनों की। उस समय अंग्रेजी सेना की एक कंपनी में 4 पलटन हुआ करती थी। एक पलटन में बेटा तब 25 से लेकर 30 भारतीय सिपाही होते थे, और पलटन का सबसे बड़ा अधिकारी सूबेदार कहलाता था। विद्रोह से 6 महीने पहले 1856 में सभी पलटनों को लाल कमल भेज दिया जाता था बेटा, और मैदान में पलटन को लाइन से खड़ा कर दिया जाता था। समझ गए ना बेटा? हाँ नानी, मैं समझ गया। लेकिन नानी, ऐसा होता था उस समय? हाँ बेटा, उसके बाद सूबेदार जो होता था वो कमल की एक एक पंखुड़ी को निकालता जाता था, और सैनिक अपने से पीछे वाले सैनिक को देते जाते थे। अंत में केवल डंडी ही बच जाती थी, जिसे वापस लौटा दिया जाता था। इस तरह से जो जितनी भी डंडियां इकट्ठी हो जाती थी ना बेटा, उनसे पता चल जाता था कि विद्रोहियों की कितनी सेना है और लड़ने वालों की कितनी, या ये भी कह सकते हैं कि क्रांतिकारियों की कितनी सेना मौजूद है। अरे वाह नानी, ये कितना अच्छा आइडिया था। और नानी, फिर रोटी से क्या मतलब था? हाँ बेटा, ऐसा कहा जाता है कि 4 से लेकर 6 रोटी तक गांव के मुखिया या चौकीदार के यहाँ पहुंचा दी जाती थी। फिर बेटा उसके टुकड़ों को पूरे गांव में बांट दिया जाता था, जिसके जरिए ये संदेश दिया जाता था कि सैनिकों के लिए अन्न की व्यवस्था करनी है, यानी उनके खाने पीने की व्यवस्था करनी है। इसका मतलब ये हुआ नानी कि क्रांतिकारियों ने तो बड़ी होशियारी के साथ काम किया ना नानी। तो इनका नेता कौन था उस समय? बेटा, जैसा मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि मंगल पांडे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना पेशवा बाजीराव और बहादुर शाह जफर के बाद प्रथम स्वाधीनता संग्राम का एक प्रमुख सेना नायक और भी था, जिसकी भूमिका बेजोड़ थी बेटा। नानी नानी, तो अब मुझे उसके बारे में बताओ ना। हाँ बेटा, बताती हूँ। वो तात्या टोपे था। तात्या टोपे का जन्म महाराष्ट्र के नासिक के निकट एक मेवला नामक गांव में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिता पांडुरंग भाव भट्ट पेशवा बाजीराव सेकंड के कर्मचारी हुआ करते थे। तो तात्या का असली नाम उस समय रामचंद्र पांडुरंग राव था, पर बेटा सब लोग उन्हें प्यार से तात्या पुकारते थे।
हालांकि बेटा तात्या ने ईस्ट इंडिया कंपनी में बंगाल आर्मी की तो जो परवाना रेजिमेंट थी ना, उसमें भी काम किया था, लेकिन जल्दी ही उन्होंने आर्मी छोड़ दी और बाजीराव की नौकरी पर आ गए थे। नानी, एक बात तो बताओ, इनको टोपे क्यों कहते हैं नानी? हाँ बेटा, ये कहा जाता है कि बाजीराव ने तात्या को एक बेशकीमती टोपी दी थी, जिसे तात्या बहुत प्यार से, बहुत चाव से पहना करते थे। इसलिए बेटा उनको वो टोपे कहने लगे। और बेटा उन्होंने एक बात और करी थी कि उन्होंने आजीवन शादी नहीं की थी। नानी, तो उन्होंने क्रांति की लड़ाई में और क्या क्या काम किया था? हाँ बेटा, कानपुर की जो इंडिपेंडेंस की लड़ाई हुई ना, उसमें भी उन्होंने अपना जी जान लगा दिया। इसके अलावा बेटा, जब ब्रिगेडियर जनरल हैवलॉक ने बिठूर पर आक्रमण किया तो उनकी बहादुरी के लिए अंग्रेज़ों ने भी उनको प्रेज़ किया, उनकी प्रशंसा की। हालांकि बेटा तात्या उसमें हार गए थे। और बेटा एक बात और बताती हूँ कि जब वो ग्वालियर के सिंधिया इलाके में पहुँचे थे ना तात्या, हाँ, तो वहाँ की जो कंटिंजेंटमेंट नाम की टुकड़ी थी, उसको भी उन्होंने अपनी सेना में मिला लिया। और उसके बाद बेटा वो ग्वालियर के किले पर भी उन्होंने कब्जा कर लिया। और एक बार ब्रिटिश सेना का जो प्रधानमंत्री था ना, कैंपबेल, उसने तात्या को फिर उसके बाद उन्होंने पराजित किया और तात्या चले गए वहाँ से बेटा। और वहाँ पर जाकर उन्होंने उस नगर पर कब्जा कर लिया। तो नानी एक बात तो बताओ, फिर नानी उन्होंने झांसी की रानी के साथ भी तो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की थी ना नानी? हाँ बेटा, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। 22 मार्च को, जैसा कि मैंने कहानी में तुम्हें पहले भी बताया था, तब वो 20,000 सैनिकों के साथ रानी झांसी की मदद के लिए पहुंचे थे। और ऐसा बताते हैं बेटा कि चरखारी को छोड़कर अन्य किसी भी जगह उनकी पराजय नहीं हुई थी। इसलिए वो झांसी रानी को कमान सौंप वेश बदलकर ग्वालियर चले गए थे। वेश बदलकर नानी? तो फिर नाना ने लड़ाई बंद कर दी थी? नहीं बेटा, वहाँ चरखारी में जो उनकी पराजय हुई ना, तो उसमें उन्होंने अपना सब कुछ रानी झांसी को सौंप दिया। और बेटा बताते हैं कि 10 महीने तक तात्या ने थोड़े से सैनिकों के साथ ही अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया और अंग्रेजी कैंप में तहलका मचाए रखा। बार बार अंग्रेज़ उन्हें घेरने का प्रयास करते रहे, लेकिन 40-40 मील तक उनके पीछे दौड़ने के बाद भी अंग्रेज़ उन्हें पकड़ नहीं पाए। और यहाँ तक कि बेटा बताते हैं कि वो ईस्ट की तरफ जब अंग्रेज उनका पीछा कर रहे थे तो वो चंबल नदी की बाढ़ में ही कूद पड़े और उन्होंने उसको बाढ़ में ही पार कर लिया। लेकिन बेटा ऐसा सुना जाता है कि तात्या जहाँ जहाँ जाते थे अंग्रेज़ हर दिशा में उनका रास्ता रोक लेते थे। हालांकि इस बीच में बेटा उन्होंने कई बार सरकारी इमारतों में ब्रिटिशों के खिलाफ आग लगाई, लूट भी की, लेकिन अंत में उनके पास न गोला बारूद था न पैसा। लेकिन फिर भी उनके सहयोगी उन्हें छोड़ना नहीं चाहते थे। फिर नानी, फिर क्या हुआ? फिर तात्या ने क्या किया? अब बेटा बहुत बुरा हुआ। हमारे भारत के ही नरवर के राजा मानसिंह ने गद्दारी की और अंग्रेज़ों को उनके बारे में बता दिया। परिणाम यह हुआ कि 8 अप्रैल 1859 को तात्या सोते हुए पकड़ लिए गए और तात्या का कोर्ट मार्शल कर दिया गया और उन्हें मौत की सज़ा सुना दी गई। बताते हैं बेटा कि 18 अप्रैल की शाम 5 बजे तात्या को अंग्रेज़ों की सुरक्षा में बाहर लाया गया। उन्होंने फांसी के फंदे में खुद गला डाल दिया और मध्य प्रदेश की मिट्टी का अंग बन गए। लेकिन एक बात और बेटा, ऐसा कहते हैं कि तात्या चंबल, नर्मदा और पार्वती घाटी के ही नहीं बल्कि सारे भारत के
हीरो बन चुके थे। तो नानी, इसका मतलब तात्या टोपे को फांसी से डेथ हुई? हाँ बेटा, पर उनके बारे में कोई कंफर्म नहीं हो पाया। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि जिसको फांसी दी गई थी वो उनका ही कोई स्वामी भक्त था जिसने उनका वेश बदल लिया था, और तात्या टोपे अपनी एक्चुअल डेथ से ही खत्म हुए थे। और कुछ लोगों का कहना ये भी है कि तात्या टोपे की डेथ 1909 में हुई। इसलिए बेटा, अलग अलग किताबों में अलग अलग कहानियां हैं, तो श्योरिटी से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हाँ, इतना ज़रूर है कि 1857 की इस रिवॉल्यूशन में उनका स्थान बहुत ऊंचा है और उनकी कहानियों, उनकी गाथाओं से भरा हुआ है। तो फिर नानी, सरकार ने उनके लिए क्या किया? बेटा, मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले में महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तात्या टोपे का एक समाधि स्थल बनवाया गया, जहां पर शहीदों के याद में बलिदान दिवस पर मेला लगाया जाता है। और बस मैं यहीं पर उस महान सेना नायक को हृदय से नमन करती हूँ। तो बोलो बेटा, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। नानी, जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। नमस्कार।